नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टीले के पश्चिम में स्थित मार्शल आर्टिस्ट लक्ष्य की टीम को आते देख थोड़ा आश्चर्यचकित रह गए। पश्चिम समूह 3 के कप्तान सिद्धार्थ ने चिढ़कर कहा, तो तुमने चुनौती पार कर ली। समूह 5 सचमुच बेकार है। 2 हफ्ते बाद तुम्हारी बारी है। मीरा ने हमेशा की तरह हाजिर जवाबी से जवाब दिया। तभी एक और मार्शल आर्टिस्ट आया और उसने सारी घटना बताई। जब पश्चिम समूह के तीसरे सदस्य ने सुना कि लक्ष्य की टीम ने कितनी करारी जीत हासिल की है, तो उनके चेहरे के भाव कई बार बदले। फिर उन्होंने मीरा से बहस करना बंद किया और अपनी जगह पर लौट गए। जब लक्ष्य समूह के 5 सदस्य पश्चिम की ओर 5वीं पंक्ति में पहुंचे और बैठ गए, तो उनसे 20 मीटर आगे स्थित पश्चिम समूह के 4 सदस्यों ने मुड़कर उन्हें एक दोस्ताना मुस्कान दी। हालांकि उस मुस्कान में जानबूझ कर की गई चापलूसी का स्पष्ट संकेत था। आखिरकार एक हफ्ते में लक्ष्य की टीम शायद ग्रुप 4 को चुनौती दे रही होगी। अभी संबंध सुधारने से हारने की स्थिति में कम अपमानजनक हार का सामना करना पड़ सकता है। लक्ष्य और बाकी लोगों ने अभिवादन में सिर हिलाया। आगे के समूहों पर नजर डालते हुए लक्ष्य ने बहुत पहले ही ध्यान दिया था कि सीटें भरी नहीं थी। प्रत्येक दल के केवल 2 या 3 सदस्य ही यहां रुके थे। बाकी लोग साधना करने चले गए थे। मार्शल आर्टिस्टों को साधना के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। पूरी टीम को स्टैंड बाय पर रहने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य ने एक पल सोचा, फिर बाकी चारों से कहा, चलो हम भी 2-2 शिफ्ट में काम करते हैं। सबको यहां इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बारी बारी से काम करो। मैं बड़े भाई लक्ष्य के साथ हूं, मीरा ने तुरंत घोषणा की। शेष 3 लोग दूसरी टुकड़ी बनाएंगे। उनका दावा था कि यह शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए था, लेकिन उनकी नजर में लक्ष्य की शक्ति पहले से ही अपने आप में एक अलग ही स्तर पर थी, बाकियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ। तो कप्तान जी, आज आप मोर्चा संभालिए। हम तीनों कल्टीवेट वापस चलेंगे, गोपाल ने लक्ष्य से कहा। फिर उठकर चेतन और राजा शाह के साथ चला गया। उनके जाने के कुछ ही समय बाद लक्ष्य ने देखा कि छत्ते में एक छेद से ऊर्जा का अमृत रिसने लगा है। मीरा, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। इस बार हिलना मत, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। पश्चिम समूह 5 टीले से 150 मीटर की दूरी पर बैठा था और उसके आगे हर 20 मीटर पर एक और समूह था। इतनी दूरी से तारकीय क्रिस्टल प्राप्त करना बेहद मुश्किल था। आमतौर पर वे केवल ऐसे ग्रह क्रिस्टल ही उठा पाते थे जिन्हें कोई और नहीं चाहता था। हालांकि मीरा जानती थी कि संभावनाएं बहुत कम हैं। फिर भी उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। ये गिरने वाला है, तैयार हो जाओ। आगे मौजूद समूह तनाव में आ गए। अगर ये कोई तारकीय क्रिस्टल होता तो वे इसके प्रकट होते ही हमला कर देते। ऊर्जा अमृत की बूंद बड़ी होती गई और अंत में टपक उठी, हवा में तारों की रोशनी की तरह चमकती हुई, जिसने सभी की निगाहें अपनी ओर खींच ली। ये एक फूल पर गिरा, फूल खुल गया और उसके अंदर मौजूद तारा क्रिस्टल प्रकट हो गया। तारकीय क्रिस्टल। उस चीख के साथ ही सब लोग ऐसे उछल पड़े मानो उनकी पीठ पर स्प्रिंग लगी हो, और एक ही झटके में तारकीय क्रिस्टल की ओर गरजते हुए दौड़ पड़े। समूह एक टीले से 70 मीटर की दूरी पर बैठा था, और चूंकि क्रिस्टल किनारे पर उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए उनकी वास्तविक दूरी 100 मीटर से अधिक थी। समूह 2 उनसे भी 20 मीटर अधिक दूर था। लक्ष्य भी हरकत में आ गया। एक मेंटलिस्ट होने के नाते वो अधिकांश लोगों से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे एक ढाल चमक उठी और वो तेजी से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही उसने पश्चिम समूह 4 के मार्शल आर्टिस्टों को पीछे छोड़ दिया और पश्चिम समूह 3 के करीब पहुंच गया। वो लड़का कितना तेज है! ग्रुप 4 के सदस्यों ने उसे दौड़ते हुए देखकर हैरानी से कहा।
100 मीटर की दूरी पर उसने तीसरे समूह को पार कर लिया। हालांकि अन्य मानसिक शक्ति वाले प्रतियोगी भी मौजूद थे, लेकिन युद्ध जनरल रैंक का कौन सा व्यक्ति लक्ष्य की मानसिक ऊर्जा का मुकाबला कर सकता था? पिच पर पहुंचते ही वो ग्रुप 2 के खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था और ग्रुप 1 की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ग्रुप 1 लगभग क्रिस्टल के पास पहुंच चुका था। उनके मेंटलिस्ट में से एक ढाल पर सवार होकर और सामने से आ रहे म्यूटेंट बीज की अनदेखी करते हुए सबसे पहले तारकीय क्रिस्टल पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। यहां तक कि ग्रुप 1 भी कभी कभी खाली हाथ घर लौटता था। हर अनमोल क्रिस्टल के लिए संघर्ष करना पड़ता था। यह देखते हुए कि वो असफल हो सकता है, लक्ष्य ने चुपचाप गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग किया, जिससे कई उत्परिवर्ती मधुमक्खियां सीधे मानसिक विशेषज्ञ की ओर खिंची चली गई। लक्ष्य के गुरुत्वाकर्षण बल से खिंची हुई एक के बाद एक मधुमक्खियां लघु विमानों की तरह मेंटलिस्ट से टकराईं। इन टक्करों से वो लगभग अपनी ढाल से गिर ही गया था। अरे बाप रे! क्या ये मधुमक्खियां पागल हो गई हैं? मधुमक्खियों के हमले से घबराकर और ग्रुप 2 को तेजी से गुजरते हुए देखकर मेंटलिस्ट गुस्से से भर गया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। लक्ष्य अब ग्रुप 2 के इकलौते मेंटलिस्ट के बराबर आ गया है और दोनों ही शानदार क्रिस्टल के लिए होड़ कर रहे हैं। बदतमीज मत बनो, ये क्रिस्टल मेरा है। लक्ष्य को आगे बढ़ते देख मेंटलिस्ट ने उसकी पिंडली पर एक उड़ता हुआ खंजर फेंका। लक्ष्य ने एक नजर भी नहीं डाली। लगभग क्षैतिज स्थिति में झुकते हुए वो तेजी से आगे बढ़ा, हाथ ऊपर उठाया और वो तारकीय क्रिस्टल उसका हो गया। उसके चारों ओर अचानक प्रकट हुई सुनहरी दीवार से टकराकर कटार मात्र चमक उठी और पीछे हट गई। मानसिक ऊर्जा कवच। जैसे ही लक्ष्य मेंटलिस्ट के पास से वापस गुजरा, वो अचानक मुड़ा और उसने एक उंगली से इशारा किया। एक सुनहरी किरण उस आदमी की पिंडली पर लगी। छी! एक छोटा सा घाव खुल गया। मेंटलिस्ट दर्द से चीख उठा। उसकी चाल धीमी पड़ गई और एक म्यूटेंट मधुमक्खी ने उसका पीछा करते हुए अपने डंक से उसकी पीठ पर जोर से वार किया। लक्ष्य झट से मीरा के पास लौटा और उसे वो तारकीय क्रिस्टल सौंप दिया। मीरा, इसे जल्दी से ग्रहण कर लो, तुम्हारे शरीर से विष पूरी तरह से निकल जाएगा। मीरा ने तारकीय क्रिस्टल उठाया और लक्ष्य की ओर देखते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। बड़े भाई लक्ष्य, वेस्ट ग्रुप 3 को छोड़कर आपके साथ रहना मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय है। हाँ, तो हमारा मिलना नियति में लिखा था। जल्दी करो और इसे आत्मसात कर लो। मीरा ने तारा क्रिस्टल को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जबकि अन्य समूह के मार्शल आर्टिस्ट लक्ष्य को टकटकी लगाकर देखते रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं था, फिर भी ये एक दुर्लभ दृश्य था। एक उत्कृष्ट क्रिस्टल जिस पर सभी का दावा था, वास्तव में 5वें समूह द्वारा हासिल कर लिया गया था। इसकी संभावना बहुत कम थी। ये नवागंतुक कमजोर नहीं है। दूसरे समूह का मानसिक विशेषज्ञ, जो अब घायल हो चुका था, एक प्रतिकार खोजने के लिए तेजी से निकल गया। उसने लक्ष्य के पास से गुजरते समय उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। लक्ष्य पालथी मारकर बैठ गया ताकि वह थोड़ा आराम कर सके और अपनी सांसों को नियमित कर सके, और शहद की दूसरी बूंद गिरने का इंतजार करने लगा। दिन भर में शहद की 9 बूंदें पश्चिम दिशा में गिरी, जिनसे 5 उत्कृष्ट क्रिस्टल प्राप्त हुए। समूह 1 ने 2, समूह 2 ने 1 और लक्ष्य ने शेष 2 क्रिस्टल हथिया लिए। प्रत्येक बूंद अलग अलग स्थान पर गिरी। जब कोई बूंद समूह 1 के बहुत करीब गिरी, तो लक्ष्य के पास उसे बचाने का कोई मौका नहीं बचा। वेस्ट ग्रुप 3 को खाली हाथ लौटना पड़ा। लक्ष्य का अभिशाप एक बार फिर सामने आ गया। मीरा के शरीर से विष पूरी तरह से निकल चुका था और उसने आधिकारिक तौर पर अपनी कोर ऊर्जा की दूसरी परत को संपीड़ित करना शुरू कर दिया था। लक्ष्य ने शेष तारकीय क्रिस्टल को अवशोषित कर लिया। एक और क्रिस्टल अवशोषित करते ही वो पहला संपीड़न पूरा कर लेगा। उस रात लक्ष्य लौटा, फिर आधी रात को चुपके से निकल गया। इस बार उसने पूर्व दिशा से 3 और पश्चिम दिशा से 2 तारकीय क्रिस्टल प्राप्त किए।
5 तारकीय क्रिस्टलों को अवशोषित करने के बाद लक्ष्य ने अंततः अपनी कोर ऊर्जा का पहला संपीड़न पूरा कर लिया और दूसरे संपीड़न की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया। आखिरकार दूसरे संपीड़न के लिए केवल 30 तारकीय क्रिस्टलों की ही आवश्यकता थी। वाह! पहला संपीड़न पूरा हुआ। मेरी कोर एनर्जी दोगुनी हो गई है। अपनी भरपूर आंतरिक ऊर्जा को देखकर लक्ष्य संतुष्ट हो गया। साधना की यही गति उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती थी। अगले पूरे दिन लक्ष्य ने पेड़ के खोखले तने के अंदर पिछली रात की उपलब्धियों को आत्मसात किया, जबकि मीरा उसके बगल में साधना करती रही। शाम ढलते ही चेतन और बाकी 2 लोग वापस लौटे और उत्साह से बताने लगे कि उन्होंने भी उस दिन 2 तारकीय क्रिस्टल जीते थे। जब भी कोई तारकीय क्रिस्टल प्रकट होता था तो तीनों एकदम तालमेल के साथ आगे बढ़ते थे, जिससे अन्य मार्शल आर्टिस्ट एक बार फिर प्रभावित हो जाते थे। उस रात लक्ष्य आधी रात के नाश्ते के लिए चुपके से बाहर निकला और 4 और शानदार क्रिस्टल चुरा लिए। एक सप्ताह बीत गया। समीर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लक्ष्य ने अपनी कोर एनर्जी के 2 संपीड़न पूरे किए और अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए चौथे स्थान पर मौजूद समूह को परास्त कर दिया। इस टीम मुकाबले में उन 5 ने पश्चिमी समूह 4 को लगभग तरबूज और सब्जियों की तरह काट डाला। पश्चिम समूह 4 में प्रतिरोध करने की कोई इच्छा नहीं थी। सांकेतिक आदान प्रदान के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और स्वेच्छा से पश्चिम समूह 5 में शामिल हो गए। एक बार फिर उस समूह के मार्शल आर्टिस्टों ने लक्ष्य की टीम की शक्ति का अनुभव किया। हालांकि उनका स्तर विशेष रूप से उच्च नहीं था, फिर भी उनकी ताकत असाधारण थी। अब जाकर लक्ष्य की टीम ने वास्तव में संगीत जगत में अपनी मजबूत पकड़ बनाई और कई नए खिलाड़ियों का समर्थन और प्रशंसा हासिल की। चौथे स्थान पर काबिज लक्ष्य ने वेस्ट ग्रुप 3 के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उन्होंने हर स्टार क्रिस्टल के लिए मुकाबला किया, जिससे वेस्ट ग्रुप लगातार 6 दिनों तक खाली हाथ रहा। अगले चुनौती दिवस के करीब आने के साथ गोपाल और अन्य खिलाड़ी आशावादी थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे कल पश्चिम समूह 3 को पीछे छोड़ देंगे। इसके बाद उन्होंने पश्चिम समूह 2 को चुनौती देने से पहले 2 महीने तक अपनी स्थिति मजबूत करने की योजना बनाई, जिसकी ताकत में वे अब केवल थोड़ा ही पीछे थे। हालांकि लक्ष्य सतर्क बना रहा। पश्चिम समूह 3 इन दिनों शांत रहा था, आपस में झगड़ा नहीं कर रहा था। फिर भी उनका व्यवहार आत्मसमर्पण का संकेत नहीं दे रहा था। भोर होते ही पूरी टीम रवाना हो गई। आज साप्ताहिक चुनौती का दिन था। लक्ष्य ने पिछली रात समीर को सूचित कर दिया था कि वे पश्चिम समूह 3 को चुनौती देंगे। मैदान में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पश्चिम समूह 3 की टीम पहले से ही बड़ी संख्या में दर्शकों के साथ उनका इंतजार कर रही थी। मीरा सबसे पहले आगे बढ़ी और वेस्ट ग्रुप 3 के कप्तान सिद्धार्थ को पुकारते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। आज तीसरे स्थान पर तुम्हारा आखिरी दिन है। कप्तान सिद्धार्थ ने सिर्फ उपहास उड़ाया। सपने देखते रहो। आज से तुम कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। चौथे स्थान पर ही अटके रहोगे। मीरा ने हंसते हुए अपने साथियों की ओर इशारा किया। सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ? कैप्टन सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। नहीं, वे यहां सिर्फ देखने आए हैं। वे अब वेस्ट ग्रुप 3 के सदस्य नहीं हैं। अगर वे नहीं तो कौन? मीरा ने पलकें झपकाई। कैप्टन सिद्धार्थ ने उसके पीछे इशारा करते हुए कहा, ये रहे मेरे नए साथी। आकाश के 4 देवताओं का स्वागत है। कैप्टन सिद्धार्थ ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि तभी कई लोग अखाड़े के प्रवेश द्वार से अंदर आ गए। लक्ष्य और बाकी लोग भी मुड़कर देखने लगे। सबसे आगे लगभग 27 या 28 साल का एक आदमी था, जिसका चेहरा भयावह था और नाक टेढ़ी थी, जिससे एक धूर्त षड्यंत्रकारी का आभास होता था। इस व्यक्ति को देखकर चेतन का चेहरा बदल गया। विक्रम वापस आ गया है। ओह, तो ये विक्रम है। ये साधारण नहीं लगते। लक्ष्य इस व्यक्ति से एक शक्तिशाली आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वास्तव में ये 5 कोर एनर्जी संपीड़न वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति था।
विक्रम ही हाइव का वास्तविक मेजबान और पूर्वी समूह 1 का कप्तान था। लेकिन उसने हाइव में बहुत कम समय बिताया। उसका अधिकांश समय आकाश की ओर ही बीता और वो केवल हाइव में कोई बड़ी घटना घटित होने पर ही स्थिति का जायजा लेने लौटता था। उदाहरण के लिए, जब चेतन और उत्तर पश्चिम के मार्शल आर्टिस्टों के एक समूह ने पूर्वी समूह 1 के प्रभुत्व को चुनौती दी, तो विक्रम ने ही इस मामले को सुलझाने के लिए वापसी की और चेतन और उसके सहयोगियों को पूरी तरह से दबा दिया। विक्रम को वापस आते देख आसपास के सभी लोगों ने सम्मानपूर्वक भाव व्यक्त किए और उनके लिए रास्ता बना दिया। हालांकि विक्रम के प्रवेश करने के बाद वो आगे नहीं चला। इसके बजाय उसने चारों ओर नजर घुमाई, विशेष रूप से लक्ष्य और अन्य लोगों के चेहरों पर एक पल के लिए ध्यान केंद्रित किया, फिर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बिखेरी। इसके बाद वो एक तरफ हट गया और अपने पीछे खड़े लोगों को आगे आने का इशारा किया। विक्रम के पीछे 4 लोग अंदर आए। पहले व्यक्ति के बाल सफेद थे और उसने भूरे रंग का चोला पहना हुआ था। हालांकि वो बूढ़ा नहीं था, लेकिन समय से पहले ही बूढ़ा प्रतीत हो रहा था और वो सबसे आगे चल रहा था। दूसरे व्यक्ति ने काले कपड़े पहने थे। उसके लंबे काले बाल थे और उसका रूप रंग कठोर था। उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। तीसरा व्यक्ति अपेक्षाकृत दुबला-पतला मार्शल आर्टिस्ट था। कद में छोटा, कुछ हद तक कुपोषित प्रतीत होता था और उसके चेहरे पर हमेशा एक बनावटी मुस्कान रहती थी। आखिरी वाली एक महिला मार्शल आर्टिस्ट थी, जिसने बर्फीले नीले रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी। उसका रूप रंग तो शालीन था, लेकिन उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और वो लगभग 25 या 26 साल की लग रही थी। इन चारों लोगों को देखकर चेतन का चेहरा अचानक पूरी तरह बदल गया। उसने बंदूक की नली को कसकर पकड़ लिया और उसके बगल में खड़ा लक्ष्य चेतन के गुस्से को साफ महसूस कर सकता था। चेतन, क्या हुआ है? ये चारों देवता फिर आ गए। ये चारों बदमाश। पिछली बार जब मैंने उत्तर पश्चिम सैन्य मार्शल आर्ट के लोगों के साथ, जिनमें पिछले सैन्य मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं के कुछ वरिष्ठ भी शामिल थे, मिलकर विक्रम को चुनौती दी थी और अंत में हम इन्हीं चारों से हार गए थे। ये आज फिर आ गए हैं। वे आज फिर आए थे। क्या ये चारों आकाश के चारों देवता, क्या वे आकाश की ओर से आए थे? लक्ष्य ने इन चारों लोगों को देखा और उनके शरीरों से ऊर्जा के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया। इन चारों ने जानबूझकर प्रदर्शन किया और आते ही अपनी आंतरिक ऊर्जा का दबाव छोड़ दिया, ताकि दूसरों से पहले ही उन्हें इसका एहसास हो जाए। ये चारों लोग कोर एनर्जी के 6 संपीड़नों से परिपूर्ण शक्ति के धनी थे और वे निसंदेह प्रतिभाशाली थे। लक्ष्य की दृष्टि से उसने आसानी से उनकी असाधारण प्रकृति को पहचान लिया। चेतन ने आगे कहा, ये चारों लोग अमरावती बेस सिटी से हैं। वे आकाश के वर्तमान राजा लिटिल ओवरलॉर्ड के साथ तारा फल के पेड़ पर आए थे। अखिलेश, उन्हें अखिलेश के करीबी सहयोगी कहा जा सकता है। तारा फल के वृक्ष में प्रवेश करने के बाद वे अखिलेश के साथ मिलकर लड़े और अंततः आकाश पर नियंत्रण कर लिया। आकाश के भीतर छोटा अधिपति अखिलेश एकमात्र राजा है। उसकी 8 कोर एनर्जी संपीड़न शक्ति उसे अजेय बनाती है। अखिलेश के अधीन जाफना स्थित डिवाइन ग्रेस चर्च की एक महिला है, जिसका नाम प्रियंका है। ये महिला भी साधारण नहीं है। इसकी भी 7 संपीड़न शक्तियां हैं। 2 साल तक तारा फल के वृक्ष के भीतर चले संघर्ष के दौरान अखिलेश और प्रियंका की जान पहचान हुई। हालांकि अंततः अखिलेश विजयी हुआ और प्रियंका उसकी द्वितीय कमान बनी, यानी आकाशमंडल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण हस्ती। लक्ष्य सुनते हुए सिर हिलाया। वो इनमें से कुछ बातें जानता था। प्रियंका संत मीना की वरिष्ठ बहन थी और एक समय संत बनने की उम्मीदवार थी। लेकिन अंत में मीना के गुरु जाफना स्थित दिव्य अनुग्रह गिरजाघर के महान दिव्य संप्रदाय के गुरु ने मीना को संत के रूप में चुना था। प्रियंका कई साल पहले तारा फल के पेड़ के पास आई थी
और अब आकाश में विराजमान है। मीना को भी उसी ने अपने साथ ले लिया था। चेतन ने आगे कहा, आकाशमंडल में अखिलेश और प्रियंका के अलावा हमारे सामने ये 4 लोग हैं, आकाशमंडल के 4 देवता। वे हमेशा अखिलेश के साथ मिलकर काम करते आए हैं। उनकी शक्ति अत्यंत दुर्जेय है और उनमें से प्रत्येक ने एक विशेष तारा क्रिस्टल को अवशोषित किया है। बोलते हुए चेतन ने पहले धूसर वस्त्रधारी मार्शल आर्टिस्ट की ओर इशारा किया। यह व्यक्ति सुदेश है, जो एक मानसिक शक्ति वाला योद्धा है। उसने एक बार वायु ऊर्जा से युक्त एक विशेष तारा क्रिस्टल को अवशोषित कर लिया था। उसकी शक्ति बहुत अधिक है। उस समय मैं उससे पराजित हुई थी। 3 ही चालों में मैं अखाड़े से बाहर गिर गई थी। लक्ष्य का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। चेतन को 3 चालों में हराने वाले इस व्यक्ति की ताकत का अंदाजा लगाना असंभव था। काले वस्त्रों में दूसरा व्यक्ति चंद्रा है। मेरी तरह उसके पास भी जन्मजात दिव्य शक्ति और दिव्य गति है और उसने एक शक्ति प्रकार का तारा क्रिस्टल भी आत्मसात कर लिया है। उसकी शारीरिक शक्ति एक सरदार की सीमा से कहीं अधिक है। साधारण युद्ध देवता भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उत्तर पश्चिम सैन्य मार्शल आर्ट के एक विशेषज्ञ को उसके एक ही मुक्के से अपंग कर दिया गया था। तीसरा दुबला-पतला साथी अरविंद है। वो स्वभाव से ही तेज है और उसने एक स्पीड स्टार क्रिस्टल को आत्मसात कर लिया है। उसकी गति अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई है। कोई भी उसके तेज हमलों का मुकाबला नहीं कर सकता। वो गति प्रकार का बादशाह है। आखिरी महिला नेहा है, जो एक मानसिक शक्ति वाली महिला है। अफवाह है कि आकाश के 4 देवताओं में उसकी शक्ति सबसे अधिक है, लेकिन आखिरी लड़ाई में उसने एक भी हरकत नहीं की। पहले 3 लोगों ने हम सभी का ध्यान रखा, इसलिए मुझे उसकी सटीक शक्ति का पता नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि उसने एक विशेष तारा क्रिस्टल को अवशोषित किया है। लक्ष्य ने धीमी आवाज में दोहराया, सुदेश, चंद्रा, अरविंद, नेहा, आकाश के 4 देवता, सभी 6 संपीड़न वाले मार्शल आर्टिस्ट। इस बार हम मुसीबत में हैं। मीरा भी पास आकर बोली, भाई लक्ष्य, हमने उन्हें चुनौती तो दे दी है, लेकिन वे अपने साथ लोगों का ये समूह लेकर आए हैं। हमें क्या करना चाहिए? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तीसरे समूह के कप्तान सिद्धार्थ पिछले कुछ दिनों से चुप है। लगता है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी और जानबूझकर हमारे जाल में फंसने का इंतजार कर रहे थे। ये सब कुछ विक्रम की साजिश का नतीजा है, ताकि हमें पश्चिमी समूह 4 में ही रखा जा सके और हमें आगे बढ़ने से रोका जा सके, गोपाल ने बगल से कहा। राजा शाह ने बीच में कहा, मैंने आकाश के 4 देवताओं के बारे में भी सुना है। वे तारा फल वृक्ष के प्रथम श्रेणी से संबंधित है। क्या उनके लिए आकाश में साधना करने के बजाय हमें दबाने के लिए यहां आना उचित है? राजा शाह के शब्दों को सुनकर लक्ष्य का हृदय अचानक हलचल से भर गया। बिल्कुल सही। आकाश के 4 देवता विक्रम का निमंत्रण क्यों स्वीकार करेंगे और विशेष रूप से उनमें से कुछ को दबाने के लिए क्यों आएंगे? क्या विक्रम में इतनी हिम्मत होगी? नहीं, ये आकाश के 4 देवताओं का विचार नहीं होना चाहिए, बल्कि ये छोटे अधिपति का विचार होना चाहिए। अखिलेश, ये अखिलेश है जो उससे निपटने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि अखिलेश खुद क्यों नहीं आया, लेकिन लक्ष्य को अचानक ये बात समझ में आ गई। अखिलेश चाहता था कि वो हमेशा के लिए यही रहे, प्रगति करने में असमर्थ रहे, या कम से कम 1 या 2 साल के लिए उसे दबाए रखें, और उसे इस समय की आवश्यकता थी। मीना। लक्ष्य के मन में मीना का नाम कौंध गया। अखिलेश मीना को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। अगले 6 महीनों में ये शायद हो ही जाता। अगर 6 महीनों तक उसकी बात नहीं मानी गई तो वो अखिलेश को धमकी नहीं दे पाएगा, और तब शायद अखिलेश सच में सफल हो जाए। यह संभव था कि पश्चिम समूह 3 में स्थित आकाश के 4 देवताओं का एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य और अन्य लोगों को किसी भी तारा क्रिस्टल को प्राप्त करने से रोकना था, जिससे उन्हें हमेशा के लिए आगे बढ़ने से रोका जा सके, उन्हें यहीं फंसाए रखा जा सके और उनके राज्य में कभी सुधार न हो सके। वे हमेशा के लिए रुकने की योजना नहीं बना रहे थे।
शायद आधा साल ही काफी होगा, क्योंकि प्रियंका के पास तारा फल के पेड़ पर ज्यादा समय नहीं बचा था। एक बार प्रियंका के चले जाने के बाद मीना की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा। आकाश के चारों देवताओं के प्रकट होते ही लक्ष्य को पूरी कहानी तुरंत समझ आ गई। अखिलेश, तुम कितने निर्दयी हो। लक्ष्य ने आकाश की ओर देखा और अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। इसी क्षण विक्रम चेतन और लक्ष्य के पास पहुंचा और पहले चेतन को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए बोला, उत्तर पश्चिम के लड़के, मैंने तुमसे कहा था जब तक मैं विक्रम एक दिन के लिए भी हाइव में रहूंगा तुम अपना नाम नहीं बना पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ नए साथी मिलने से तुम जो चाहो वो कर सकते हो? तुम बहुत भोले हो। चुनौती के नियमों के अनुसार चुनौतियों से केवल आगे बढ़ने की अनुमति है, पीछे हटने की नहीं। तुम हमेशा के लिए पश्चिम समूह 3 में ही रहोगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज से तुम्हें एक भी स्टार क्रिस्टल नहीं मिलेगा। चेतन ने विक्रम को घूरते हुए कहा, विक्रम, तुमने बहुत सारे तारा क्रिस्टल निकाले थे, इसीलिए हमारे उत्तर पश्चिमी लोगों ने तुम्हें चुनौती दी है। इसका मेरे साथियों से कोई लेना देना नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे कोई समस्या है तो सीधे मुझसे भिड़ जाओ। हाँ, खुद को इतना बड़ा मत समझो। अगर सिर्फ तुम होते तो इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं तो यहां इस भाई से बात करने आया हूं। इसके साथ ही विक्रम ने लक्ष्य की ओर देखा। क्या आप लक्ष्य हैं? ये सही है। मेरे जाने के बाद तुम काफी चुस्त दुरुस्त रहे, है ना? क्या तुम अब भी अपनी ताकत बढ़ाने और फिर आकाश में जाकर अपनी प्यारी दोस्त को बचाने के बारे में सोच रहे हो? हाँ हाँ, जल्दी बोलो या सीधे मुद्दे पर आओ। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। जल्दी क्या है? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं है। क्या तुम मेरे पीछे इन चारों को देख रहे हो? आज से ये हमेशा के लिए यही छत्ते में तैनात रहेंगे। जब तक ये यहां है, तुम्हारी टीम की किस्मत बिल्कुल खराब है। अब से बस दूसरों को तारा क्रिस्टल इकट्ठा करते हुए देखो, जब तक उस लड़की की शादी नहीं हो जाती। हाँ, लक्ष्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वे भी अजेय नहीं है। सचमुच कुएं का मेंढक। तुम्हें अभी भी आकाश के 4 देवताओं की शक्ति का अंदाजा नहीं है, लेकिन जल्द ही तुम्हें इसका अनुभव हो जाएगा। असल में इसके लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तुमने छोटे अधिपति को नाराज नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य से एक आदमी निर्दोष होता है, पर उसका खजाना उसे दोषी बना देता है। संत मीना जैसी स्त्री का इस दुनिया में केवल छोटा अधिपति ही मुकाबला कर सकता है। अधिपति के मुकाबले तुम एक लंबे, अमीर और सुंदर आदमी और एक हारे हुए आदमी के बीच का अंतर हो। बेहतर होगा कि तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो, इसलिए मैं तुम्हें मूर्खतापूर्ण सपने न देखने की सलाह देता हूं। शायद इस तरह तुम तारा फल के पेड़ से बच निकल सको। बोलने के बाद विक्रम ने आकाश के चारों देवताओं की ओर मुड़कर कहा, तो मैं यहां का सारा मामला आप चारों पर छोड़ता हूं। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस पश्चिम समूह 3 की रक्षा कीजिए। आपकी भोजन और आपूर्ति की सभी जरूरतों का ध्यान कोई न कोई रखेगा। मैं अब आकाश में लौट रहा हूं। आकाश के चारों देवताओं ने केवल हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने विक्रम को वास्तव में कोई खास महत्व नहीं दिया। विक्रम को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं हुआ। उसने एक बार फिर लक्ष्य और चेतन को घूर कर देखा, फिर बिना एक पल भी देरी किए अखाड़े से बाहर निकल गया। विक्रम चली गई और समीर बाहर आकर कुछ अधीरता से लक्ष्य और अन्य लोगों से बोली, क्या तुम लोग प्रतिस्पर्धा करोगे या नहीं? अगर नहीं तो हार मान लो। लक्ष्य ने आकाश के चारों देवताओं की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, किसने कहा कि हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं? मैच तय समय पर शुरू होगा। लक्ष्य के बोलते ही उनके चारों ओर शोरगुल मच गया। क्या लक्ष्य ने अपना दिमाग खो दिया है? ताकत में इतना बड़ा अंतर है, लड़ने का फिर भी क्या फायदा? बेवकूफी, सरासर बेवकूफी। ये जानते हुए भी कि आप हार जाएंगे, मैदान में उतरना
कोई भी समझदार आदमी ऐसा नहीं करेगा। आह, सब खत्म हो गया। मुझे लगा था कि लक्ष्य का समूह उठने वाला है, लेकिन बॉस विक्रम ने बस एक उंगली हिलाई और उन्हें पूरी तरह कुचल दिया। अब शायद उन्हें दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा। खैर, लक्ष्य और बाकी लोग कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहे थे। बॉस विक्रम को डर था कि इससे उनकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने अभी अभी बॉस विक्रम की बात नहीं सुनी? लक्ष्य की प्रेमिका पर लिटिल ओवरलॉर्ड की नजर पड़ गई है। ये लिटिल ओवरलॉर्ड का ही प्लान है, लक्ष्य को पूरी तरह से कुचल देना ताकि उसकी प्रेमिका उससे रिश्ता तोड़ दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। छोटा ओवरलॉर्ड एक औरत के लिए इतना आगे जाएगा? तुम समझते नहीं हो। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। इतनी सुंदर की लाखों में एक है, और उससे भी बढ़कर वो दिव्य संप्रदाय की संत है। उनका दर्जा सर्वोच्च है। जो भी उनसे विवाह करेगा उसे सुखमय जीवन मिलेगा। अव्यवस्थित बातचीत का असर लक्ष्य के साथियों पर पड़ने लगा। किंग शाह ने सबसे पहले कहा, बॉस लक्ष्य, इस लड़ाई को लड़ने का कोई मतलब नहीं लगता, है ना? मीरा ने भी सिर हिलाया। हम निश्चित रूप से हारने वाले हैं, लेकिन मैं भाई लक्ष्य का अनुसरण करूंगी। लक्ष्य ने गोपाल और चेतन की ओर देखा। आप दोनों क्या सोचते हैं? गोपाल ने कंधे उचकाते हुए कहा, आप बॉस हैं, हम आपकी बात सुनते हैं, लेकिन मुझे भी इसमें कोई फायदा नहीं दिखता। चेतन ने धीरे से सांस छोड़ी। मुझे हमारा मनोबल गिराने में बुरा लग रहा है, लेकिन आकाश के 4 देवताओं के सामने हमारी कोई उम्मीद नहीं है। हम एक भी मुकाबला नहीं जीत सकते। आप भी नहीं जीत सकते, बॉस लक्ष्य। टीम का मनोबल गिरा देखकर लक्ष्य खड़ा हो गया। आप सब सही कह रहे हैं, हम सचमुच जीत नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़ाई जरूरी है। क्यों? उनमें से कई ने एक साथ पूछा। कारण सीधा साधा है, हम यहां हमेशा के लिए नहीं अटके रह सकते। जब तक हम आगे बढ़ना चाहते हैं, देर सवेर हमें आकाश के 4 देवताओं का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आज भी हमारे पास उनसे लड़ने का साहस नहीं है, तो हमारे मन पर गहरा घाव रह जाएगा, और हम हमेशा यही मानते रहेंगे कि हम उनके बराबर नहीं हैं। इस मानसिकता के साथ हम मार्शल दांव का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? समूह ने एक दूसरे की ओर देखा, पहले शर्मिंदगी भरी नजरों से, फिर दृढ़ संकल्प के साथ। लक्ष्य अचानक घूम गया और आकाश के 4 देवताओं की ओर इशारा करते हुए बोला, वे ही हमारे लक्ष्य हैं, और उन्हें हराना ही हमारी प्रेरणा शक्ति है। आज देखते हैं कि वे वास्तव में किस चीज से बने हैं। बहुत खूब भाई लक्ष्य, आपने सही कहा। चलिए उनसे लड़ते हैं। मीरा ने सबसे पहले समर्थन व्यक्त किया। चेतन का सांवला चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मुझ में अभी भी कमी है, बॉस लक्ष्य, आप सही कह रहे हैं। एक शक्तिशाली शत्रु का सामना करते हुए हमें डरना नहीं चाहिए, वरना हमारी प्रगति रुक जाएगी। गोपाल ने लक्ष्य की ओर मुट्ठी बांधकर कहा, आदर्श तो आदर्श होता है। आज मैंने कुछ नया सीखा। राजा शाह की निगाहें दृढ़ हो गई। धिक्कार है। चलो करते हैं। हार से मुझे डर नहीं लगता। जब तक मैं जिंदा हूं, वापस आकर फिर कोशिश करूंगा। इस मौके पर समीर ने लक्ष्य की टीम से उनके लड़ने का क्रम बताने को कहा। उन्होंने तुरंत क्रम तय कर लिया। पहले स्थान पर लक्ष्य, दूसरे स्थान पर गोपाल, तीसरे स्थान पर चेतन, चौथे स्थान पर किंगशा, और अंत में मीरा। सबसे पहले लक्ष्य मंच पर आया। नीचे गोपाल और बाकी लोगों में अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। विरोधी टीम में भी 5 सदस्य थे। 4 देवताओं के अलावा कप्तान अभी भी कैप्टन सिद्धार्थ थे। हालांकि तकनीकी रूप से कप्तान थे, लेकिन असल में वे सिर्फ एक कठपुतली थे। अगर लक्ष्य का सामना उनसे होता तो उन्हें जीत हासिल करने का पूरा अधिकार था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी तरफ से भेजा गया पहला योद्धा वास्तव में नेहा था। चेतन का चेहरा पल भर में बदल गया। हम मुसीबत में हैं। नेहा आकाश के 4 देवताओं में सबसे शक्तिशाली है। बॉस लक्ष्य खतरे में। मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि उन्हें बहुत बुरी तरह हार का सामना न करना पड़े। मीरा तनावग्रस्त हो गई।
वो नंबर 1 विशेषज्ञ है, लेकिन जब पिछली बार चारों देवता आए थे तो मैंने उसे लड़ते हुए नहीं देखा था। उसने लड़ने की जहमत ही नहीं उठाई। बाकी तीनों ही हमें संभालने के लिए काफी थे। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। शायद पिछली बार लड़ने का मौका न मिलने के कारण इस बार वो पहले ही राउंड में उतर रही है और 3 मुकाबलों में हमें खत्म करने की योजना बना रही है। भाई लक्ष्य, सावधान रहो, मीरा ने नीचे से चिल्लाकर कहा। लक्ष्य ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी और प्लेटफॉर्म पर कदम रख दिया। नेहा इंतजार करती खड़ी रही और लक्ष्य को धीरे धीरे पास आते हुए देखती रही। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने उसे कुछ देर तक ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराई। बुरा नहीं है, लेकिन तुम अभी भी मीना के लायक नहीं हो। मैं योग्य हूं या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं है। लक्ष्य, मैं पहले इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे लगा था कि तुम नेतृत्व करोगे, इसलिए मैं यहां हूं। तुम्हें सबक सिखाने और ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे और अधिपति के बीच कितनी बड़ी खाई है। मार्शल आर्टिस्ट ताकत से बोलते हैं। इसके बिना उस व्यक्ति के बारे में सपने देखना बंद करो जिसे तुम कभी हासिल नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि जीत पक्की है? जीत निश्चित है, लेकिन केवल जीत ही काफी नहीं। लक्ष्य, 1 मिनट। अगर तुम मेरे हाथों में 1 मिनट भी टिक पाए तो मैं तुम्हें कुछ समझूंगा, वरना हमेशा के लिए हार मान लो। नेहा ने एक उंगली उठाई और लक्ष्य को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। लक्ष्य ने गहरी सांस ली। वो अच्छी तरह समझ गया था। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी जिसका मकसद आपको बेकार साबित करना था, ताकि आप अपनी घबराहट में अपनी पूरी ताकत न दिखा सकें। नेहा का तिरस्कार सिर्फ ऊपरी था, अंदर ही अंदर वो उसे गंभीरता से ले रही थी। टारगेट ने हाथ उठाया और चमकीला चांदी का भाला प्रकट हुआ। तुम चाहे जो भी हो, एक बार जब हम इस मंच पर कदम रखेंगे तो हम दुश्मन होंगे। बातें कम करो, चलिए शुरू करते हैं। अपनी चाल चलो, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, छोटे लड़के। नेहा का लहजा और भी ज्यादा तिरस्कारपूर्ण होता गया। क्या ऐसा है? तो चलिए इसका परीक्षण करते हैं। लक्ष्य अपने पैरों के पंजों से उछला और नेहा की ओर भाला चलाते हुए दौड़ा। मूसलाधार बारिश। जैसे ही चमकीला चांदी का भाला धुंधला हुआ, हजारों भाले की रोशनी ने नेहा को पूरी तरह से निगल लिया। सिर्फ दिखावा, कोई दम नहीं। नेहा ने पलटवार किया। एक लंबी तलवार निकली। एक ही सीधी और सटीक वार से भाले की आकृतियों का सागर बिखर गया। सबने देखा कि लक्ष्य का भाला उसके शरीर पर टिका हुआ था, जो उस एक तलवार को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था। बुरा नहीं, फिर से। नेहा अभी भी अपनी जगह से हिला नहीं था। लंबी नदी, टूटे हुए प्रहार से अविचलित। लक्ष्य ने अपना भाला घुमाया और ज्वारीय लहरों को आगे की ओर धकेल दिया। नेहा ने सीधे वार सहा और उपहास उड़ाने ही वाली थी कि तभी दूसरी लहर उस पर आ पड़ी। उसने दूसरे को रोका, फिर तीसरा जोरदार तरीके से नीचे आया, लगातार, समुद्र में उठती लहरों की तरह। बड़ी बड़ी बातें। देखते हैं तुम कितने लॉन्ग रिवर शब्द पचा सकते हो। जोश से भरकर लक्ष्य ने अपनी दांत्यन ऊर्जा का विस्फोट किया। ची की एक लहर 10 मीटर ऊंची उठती हुई नीचे गिर पड़ी। 17वीं लहर तक आते आते नेहा के चेहरे के भाव आखिरकार बदल गए। इस बदमाश की भाला चलाने की तकनीक आसान नहीं है। अगर मैं बचाव करता रहा तो शायद मैं सचमुच खुद को मूर्ख बना लूंगा, लेकिन इतना काफी है। अचानक नेहा हरकत में आई। एक दूसरी लंबी तलवार प्रकट हुई। दोहरी धारों को लहराते हुए उसने लौंग नदी को चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। इसके बाद तलवारों की चमक और भालों की छाया का टकराव हुआ। 10 सेकंड तक उल्कापिंडों की बारिश की तरह चिंगारियां उड़ती रही। प्रत्येक ने 1000 से अधिक बार प्रहार किया था। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो नेहा पीछे की ओर उछल पड़ी। उसकी दोनों तलवारें उसके कंधों पर टिकी हुई थी। लक्ष्य के कंधे पर एक गहरा घाव था जिससे खून बह रहा था। लक्ष्य, तुम्हारा बचाव मेरी उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत है।
लेकिन बस इतना ही। 30 सेकंड बीत चुके हैं। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारे पास कोई मौका है? घाव को नजरअंदाज करते हुए लक्ष्य ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जरूरी नहीं। तुम भी तो बिना चोट के नहीं बचे हो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने नेहा की ओर इशारा किया। अचानक उसके कान की लोब से खून का फव्वारा फूट पड़ा। आ, ये सब कब हुआ? कान पकड़ते हुए नेहा अविश्वास से देखती रही। अभी अभी। लड़ाई इतनी भीषण थी कि तुम्हें इतना छोटा सा घाव नजर ही नहीं आया। नेहा, एक महिला होने के नाते तुम्हें उसी तरह दिखना चाहिए। तुम बहुत अकड़ी हुई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कान छिदवा दिया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं। यही एक सज्जन व्यक्ति का काम था। लक्ष्य की छाती जोर जोर से धड़क रही थी। इस स्त्री की भयानक 6 गुना संकुचित दांतियन ऊर्जा अभी भी मेरी समझ से परे है। शक्ति और गति में वो मुझसे कहीं आगे है। हालांकि पहाड़ की तरह अडिग भी कुछ देर तक टिक सकता है, लेकिन हार तो बस समय की बात है। उस छोटे से छेद की वजह से उसे एक गंभीर चोट लगी थी। अगर वो छेद ना होता तो वो उसे कभी छू भी नहीं पाता। नीचे मौजूद भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई। नेहा ने जरूरत से ज्यादा शेखी बघारी थी और अब वो हास्यास्पद लग रहा था। लक्ष्य, तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। मेरे प्रकोप का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। धातु ऊर्जा से बना छेद गायब हो गया। नेहा का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। अपनी मुद्रा छोड़कर उसने अपनी निगाहें लक्ष्य पर केंद्रित की और सीधे लक्ष्य पर मानसिक आघात पहुंचाया। आह! आह! दोनों एक साथ लड़खड़ा गए। लक्ष्य अचानक से हैरान रह गया। नेहा पलटवार से स्तब्ध रह गया और एक पल के लिए दोनों के सिर चकरा गए, लेकिन दोनों तुरंत संभल गए। नेहा की आंखों में हैरानी झलक रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए उसने एक सफेद आभा छोड़ी। हवा ठंडी हो गई और एक बर्फीली तलवार प्रकट हुई जो सीधे उस पर वार करने लगी। वूश! ब्लेड के आने से पहले ही लक्ष्य के बालों पर पाला जम चुका था। सफेद रंग का ठंडा चाकू भयानक ठंडक बिखेर रहा था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वो इतनी भावहीन है। उसने ठंडे गुणों वाला तारा क्रिस्टल अवशोषित कर लिया है। ये बुरा है। लक्ष्य बाल बाल बच गया, लेकिन उसके शरीर पर सफेद रंग की एक परत पहले ही चढ़ चुकी थी और एक दूसरा बर्फीला ब्लेड बन रहा था। लक्ष्य, संघर्ष करना बंद करो। मेरे बर्फीले ब्लेड क्षेत्र में ठंड तुम्हारी हड्डियों तक समा जाएगी। 30 सेकंड में तुम एक जमी हुई मूर्ति बन जाओगे। तब तुम कैसे विरोध करोगे? लक्ष्य के चारों ओर एक मानसिक ऊर्जा कवच चमक उठा, लेकिन बर्फ की तलवार ने एक ही प्रहार में उसे चकनाचूर कर दिया। उसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। वूशव हूशव हूश 3 और ब्लेड प्रकट हुए। प्रत्येक से जमा देने वाली बर्फ निकल रही थी और वे चारों ओर से हमला कर रहे थे। ब्लैक अर्थ ने कहा कि आज का दूसरा बोनस अध्याय बुक फ्रेंड्स के 60 मासिक वोटों के लिए है। इसके बाद पुरस्कार अध्याय आएंगे। जैसे ही नेहा के बर्फीले ब्लेड प्रकट हुए, लक्ष्य को पता चल गया कि लड़ाई में कोई उम्मीद नहीं है। चूंकि मानसिक ऊर्जा कवच भी उन्हें रोक नहीं सका, इसलिए लक्ष्य ने अपनी सारी रक्षा छोड़ दी। अपनी सारी शक्ति को अपने चमकदार चांदी के भाले में केंद्रित किया और बर्फ की तलवारों को रोकने के लिए 5 उड़ते हुए खंजर आकाश की ओर भेजे। फिर अपनी पूरी ताकत से नेहा पर हमला कर दिया। भाला सोने की तरह चमक रहा था। उसकी नोक हवा में लहरें पैदा कर रही थी। लक्ष्य का शरीर पाले से ढका हुआ था और वो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ रहा था। नेहा एक बर्फीले तहखाने की तरह थी। हर हरकत के साथ कड़ाके की ठंड का झोंका आता था, जबकि उसकी दोनों तलवारें लक्ष्य पर एक क्रूर प्रहार करती थी। बल का सामना बल से हुआ। हिंसक झड़प के बाद ठंडक गायब हो गई। लक्ष्य मंच से नीचे गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और सीने पर लगे कई घावों से खून बह रहा था। जमीन को छूना हार के समान था। फिर भी वो गिरा नहीं। उसने अपनी भुजाओं को हिलाया, ठंड को दूर भगाया और नेहा की ओर मुंह करके बोला, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। हम फिर मिलेंगे।
इतना कहकर वो अपनी टीम के पास वापस चला गया। मंच पर नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सबकी निगाहों के सामने उसकी एक बाह से खून टपकने लगा। लक्ष्य के भाले ने उसकी हड्डी तक छेद कर दी थी। सफेद पाला तेजी से बढ़ा, जिससे पानी का बहाव रुक गया और नेहा धीरे धीरे मंच से नीचे उतर गए। कप्तान सिद्धार्थ हमेशा की तरह असंवेदनशील होकर आगे बढ़े और बोले, मिस नेहा, कमाल है, लक्ष्य को हराने में सिर्फ 3 मिनट का समय। यहां से चले जाओ। नेहा ने गुस्से से कहा। कप्तान सिद्धार्थ तुरंत चुप हो गए। लड़ाई समाप्त हुई। भीड़ में हंगामा मच गया। देखा, मैंने कहा था ना कि लक्ष्य हारेगा। ये तो सबको पता था, तो फिर इसे कहने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सच में हारा है। उसने कोर एनर्जी को 6 बार संपीड़ित किया है और एक विशेष तारा क्रिस्टल को अवशोषित किया है। लक्ष्य ने उसे केवल 1 बार संपीड़ित करके ही यहां तक पहुंचा दिया। अगर वो 4 बार संपीड़ित कर पाता है तो मैं उस पर दाव लगाऊंगा। मेरी भी यही राय है, बस शायद उसे मौका ही नहीं मिलेगा। स्क्वाड 3 के उसे रोकने के चक्कर में वो स्टार क्रिस्टल कैसे हासिल करेगा और आगे कैसे बढ़ेगा? बॉस विक्रम का कदम निर्मम है। भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। अपनी टीम के पास वापस आकर लक्ष्य बैठ गया, दवा ली और इस बात के लिए शुक्रगुजार था कि उसने भाई गगन की अंतरिक्ष अंगूठी लूट ली थी, वरना ये चोटें उसके लिए सिरदर्द बन जाती। मीरा ने चिंता से पूछा, बड़े भाई लक्ष्य, क्या आप ठीक हैं? ठीक है, बस मामूली चोटें हैं। 10 दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। गोपाल पास आया और अंगूठा ऊपर करके बोला, बॉस लक्ष्य, आपको सलाम। आप मेरे आदर्श हैं। मैं शायद वहां 1 मिनट से भी कम समय तक टिक पाऊंगा। चेतन ने आगे कहा, लगभग आधा मिनट। वो महिला सुदेश से भी ज्यादा ताकतवर है। लक्ष्य ने गहरी सांस ली। अगला कौन है? शुरू करो। गोपाल ने अपने कपड़े ठीक किए और प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। चंद्रा का सामना करते हुए लक्ष्य के उदाहरण से प्रेरित गोपाल ने कोई भय नहीं दिखाया। हालांकि चंद्रा का दबदबा था, गोपाल ने 2 मिनट तक डटकर मुकाबला किया और मामूली चोटों के साथ मैदान से बाहर निकल गए। इसके बाद चेतन का सामना फिर से सुदेश से हुआ। इस बार बेहतर तैयारी के साथ वो हुआ द्वारा समाप्त किए जाने से पहले पूरे 2 मिनट तक टिके रहे। 3 चालों में हार नहीं हुई। स्कोर अब 3-0 हो गया था। लक्ष्य की टीम हार गई थी। समीर घोषणा करने ही वाले थे कि उन्होंने लड़ने पर जोर दिया और किंग शाह आगे आए। अरविंद के खिलाफ किंग शाह ने अपनी मेंटलिस्ट क्षमताओं, उड़ने और हमला करके भागने का इस्तेमाल करते हुए द्वंद्व को 90 सेकंड तक खींच लिया। लेकिन यह अंतर बहुत अधिक था और अंततः उन्हें पीछे हटना पड़ा। मीरा सबसे आखिर में मैदान में उतरी। उनकी प्रतिद्वंदी पूर्व कप्तान थी। मुकाबला पूरे 5 मिनट तक कड़ा रहा, लेकिन एक गलती की वजह से उन्हें मैच गंवाना पड़ा। स्टेज से वापस आकर मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, अगली बार मैं और कड़ी मेहनत करूंगी। 6 महीने में मैं उसे जरूर हरा दूंगी। इस प्रकार लक्ष्य की चुनौती हार में समाप्त हुई। फिर भी विजयी 4 देवताओं को ज्यादा खुशी नहीं हुई, खासकर उनके शीर्ष योद्धा नेहा को, जो वास्तव में लक्ष्य द्वारा घायल हो गए थे, जिससे उनकी जीत पर एक काला साया पड़ गया था। अरविंद ने हमेशा गंभीर रहने वाले नेहा से कहा, नेहा, ज्यादा मत सोचो। लक्ष्य उनका तुरुप का इक्का है और वो तुम्हारे सामने सिर्फ 3 मिनट ही टिक पाया। वो तुम्हारे मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है। नेहा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अभी तो वो नहीं है, लेकिन उसे समय दीजिए, शायद 1 साल, और वह मुझसे आगे निकल जाएगा। इसे ठीक करना आसान है। हम यहां क्यों हैं? लक्ष्य के विकास को रोकने के लिए। हमें 1 साल नहीं, आधा साल लगेगा। 6 महीने में प्रियंका को तारा फल के पेड़ को छोड़ना होगा। फिर हमारा मिशन समाप्त हो जाएगा। उसके न रहने पर अधिपति उसकी सुंदरता को जीत सकता है और स्वयं हमला कर सकता है और लक्ष्य का विनाश निश्चित है। सुदेश ने आगे कहा, बिल्कुल सही। उनकी टीम में क्षमता तो है, लेकिन अभी तक परिपक्व नहीं हुई है।
जब तक हम तीसरे स्थान पर मजबूती से बने रहेंगे, वे सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे और न ही उन्हें एक भी स्टार क्रिस्टल मिलेगा। 6 महीने बाद या तो वे भंग हो जाएंगे या फिर गुमनामी में खो जाएंगे। नेहा ने सिर हिलाया। ठीक है, हम यहां 6 महीने रुकेंगे और अधिपति का काम पूरा करेंगे। जब समय आएगा तो अधिपति को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। मैं स्वयं लक्ष्य से निपट लूंगा। लक्ष्य की टीम के हारने के बाद वे कई दिनों तक हाइव में नहीं दिखे। सभी लोग ठीक होने के लिए पेड़ के खोखले तने में ही रहे। पूरे 1 हफ्ते बाद 5वें स्थान पर रही टीम को मौका मिला और उन्होंने साहसपूर्वक लक्ष्य के चौथे स्थान पर रही टीम को चुनौती दी और टीम युद्ध का विकल्प चुना। इस बार लक्ष्य ने अपने साथियों का नेतृत्व किया। हालांकि उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, फिर भी लड़ाई 1 मिनट से भी कम समय तक चली और उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों को करारी शिकस्त देकर मैदान से बाहर कर दिया। इस पर व्यंग्यात्मक आवाजें और ताने बंद हो गए। लक्ष्य की टीम सचमुच में आकाश के 4 देवताओं को हरा नहीं सकी, लेकिन निचले स्तर की टीमों को हराना उनके लिए आसान था। जो कोई भी उन्हें आसान निशाना समझ रहा था, वो घोर गलतफ हमी में था। दरअसल उस सप्ताह के दौरान लक्ष्य निष्क्रिय नहीं रहा था। वो दिन में तो उपचार करता ही था, लेकिन रात में वो तारा क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए बाहर जाता था। दिन के उजाले में बाहर निकलना अब व्यर्थ था। आकाश के 4 देवताओं द्वारा तीसरे समूह का रास्ता रोके जाने के कारण लक्ष्य की टीम को एक भी तारा क्रिस्टल नहीं मिल पाता। उसके साथियों के पास भी कोई स्रोत नहीं था, इसलिए लक्ष्य अब अपने लिए क्रिस्टल जमा नहीं कर सकता था और उसने उन्हें क्रिस्टल बांटना शुरू कर दिया। उसने सीधे तौर पर तारकीय क्रिस्टल नहीं सौंपे, बल्कि चींटी के घोंसले में रहने वाले भाई गगन से प्रतिदिन ग्रह क्रिस्टल भिजवाए और उनमें से कुछ तारकीय क्रिस्टल चुपके से दे दिए। गोपाल और बाकी लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्य भाई गगन को इतना आज्ञाकारी कैसे बना सकता है, लेकिन क्रिस्टल को अवशोषित करने की क्षमता होने के कारण उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। इस बीच हाइव में मौजूद मार्शल आर्टिस्टों की हालत खराब थी। हर सुबह उन्हें केवल 1 या 2 ही तारकीय क्रिस्टल मिलते थे और उन्हें लगा कि हाइव के अंदर कुछ गड़बड़ है। क्योंकि रात में कोई उन्हें नहीं उठा सकता था, इसलिए किसी ने उस संभावना पर विचार ही नहीं किया। 1 महीने से अधिक समय के बाद लक्ष्य की कोर एनर्जी कंप्रेशन आखिरकार चौथे स्तर पर पहुंच गई। उनके अलावा गोपाल और चेतन तीसरे चरण के करीब थे। किंगशाह ने पहला चरण पूरा कर लिया था और मीरा दूसरे चरण में प्रवेश करने वाली थी। लक्ष्य ने एक बार फिर आकाश के 4 देवताओं को चुनौती दी, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। दोनों टीमों ने मौन रूप से अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। नतीजा वही रहा, लक्ष्य की टीम हार गई और मैच लगभग पहले की तरह ही चला। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार कोई खिलाड़ी चोटे नहीं हुआ। इस हार के बाद लक्ष्य निराश लग रहे थे। सिर झुकाए अपनी टीम को लेकर मैदान से बाहर जा रहे थे। वे पूरी तरह से हतोत्साहित दिख रहे थे। दर्शक ऊबकर चले गए। जाहिर तौर पर लक्ष्य की टीम में पिछले महीने में कोई सुधार नहीं हुआ था और आगे देखना व्यर्थ लग रहा था। पेड़ के खोखले तने में वापस आकर मीरा ने हैरानी से पूछा, भाई लक्ष्य, आपने हमें फिर से उन्हें चुनौती देने के लिए कहा, लेकिन पूरी ताकत से लड़ने से मना कर दिया। एकमात्र नियम था कि चोट न लगे। इसका क्या मतलब है? लक्ष्य मुस्कुराया। इस तरह लोग मान लेंगे कि हम पूरी तरह से निराश हैं और कोई भी आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। कुछ ही दिनों में आप सब कामयाब हो जाएंगे। अगर हम चुपचाप नहीं रहे तो कोई न कोई हमें देख ही लेगा। तो अब हम आगे क्या करें? राजा शाह ने पूछा। यही ठहरो, बाहर मत जाओ और न ही किसी से मिलो। बस चुपचाप साधना करो, ताकि लोग सोचें कि तुम आकाश के 4 देवताओं के जाने और मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हो। आप जा रहे हैं? भाई लक्ष्य, कहाँ जा रहे हैं? मीरा ने हैरानी से पूछा। हालांकि वे हाइव नहीं जा सकते थे। भाई गगन अभी भी रोजाना क्रिस्टल पहुंचाते थे।
जीवन अच्छा चल रहा था। 1 साल के प्रशिक्षण के बाद वे शायद 4 देवताओं को भी हरा सकते थे। लक्ष्य सोचने लगा, मैं टहलने जा रहा हूं, शायद कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। चिंता मत करो, टीम के किसी भी साथी खिलाड़ी ने आपत्ति नहीं जताई। लक्ष्य एक सक्षम कप्तान साबित हो चुका था और वे हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा नहीं रखते थे। लक्ष्य का जाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे 2 कारण थे। सबसे पहले, जैसा कि उसने कहा था, हाइव में रहने से ध्यान आकर्षित होता था। उसके चले जाने पर कोई भी उसके साथियों पर ध्यान नहीं देगा। वो रात में चुपके से वापस आकर क्रिस्टल इकट्ठा कर सकता था ताकि उनकी प्रगति में कोई रुकावट ना आए। दूसरे, वो आकाश के 4 देवताओं के साथ लंबे समय तक चलने वाले युद्ध का जोखिम नहीं उठा सकता था। हालांकि उसे 6 महीने में उन्हें हराने का पूरा भरोसा था। क्या वो इतने लंबे समय तक इंतजार कर सकता था? अगर वो सचमुच आधा साल इंतजार करता, तो मीना को निश्चित रूप से कष्ट उठाना पड़ता और लक्ष्य की जान भी खतरे में पड़ जाती। यहां तक कि अगर वो 4 देवताओं को हरा भी देता, तब भी वो छोटे अधिपति पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। अखिलेश, इसलिए उसे जाना पड़ा और उसने पहले से ही एक गंतव्य तय कर रखा था। कल उसने लोकेटर पर दानिश को देखा था। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।